हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका लर्निंग रीति में। मैं हूं प्रियंका और आज का टॉपिक है वाष्पीकरण। तो आइए देखते हैं कि वाष्पीकरण में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि वाष्पीकरण क्या होता है, फिर देखेंगे कि वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, फिर लास्ट में हम देखेंगे कि वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि वाष्पीकरण। तो पिछली क्लास में हमने देखा था कि कैसे तापमान परिवर्तन करके और दाब परिवर्तन करके हम पदार्थ को एक अवस्था से दूसरे अवस्था में बदल दे रहे थे। और हमने एक एग्जाम्पल भी देखा था कि कैसे पानी को हम कैसे पानी से और गैस में कन्वर्ट कर रहे थे कि पानी जो है वो उसका जो तापमान था क्वथनांक पर पहुंच रहा था और जो पानी था वो गैस बन के उड़ जा रहा था। तो क्या हमेशा ही पानी को गैस बनने के लिए उसका तापमान जो है वो क्वथनांक पर पहुंचना जरूरी होता है? नहीं। अगर हम अपने रियल लाइफ में एग्जाम्पल में ही देखें कि कैसे हमने जो कपड़ा है वो गीला कपड़ा हम डालते हैं और उसका पानी क्या होता है, गायब हो जाता है। फिर हम बात करें, हमने बर्तन धुल के रखा तो जो प्लेटों पे जो ड्रॉप्स होती हैं पानी की, थोड़ी देर बाद देखते हैं कि वो ड्रॉप्स क्या होती हैं, गायब हो जाती हैं। पोछा हमने लगाया, गीला पोछा लगाया, लेकिन थोड़ी देर बाद देखते हैं कि क्या होता है, वहाँ पे जो पोछा किया हुआ है वो सूख जाता है। तो ये जो सारे पानी है वो कहाँ चले जाते हैं? ये सारे पानी का क्या होता है, ये वाष्पन हो जाता है। तो क्या होता है कि जब सतह पर क्या होता है, द्रव होता है और वो द्रव वाष्प बनकर जो गैस होती है हमारे वायुमंडल में, जो एयर होती है उसमें क्या हो जाता है, मिश्रित हो जाता है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं कि जो उसका तापमान है वो क्वथनांक पर भी नहीं पहुंचा, लेकिन फिर भी क्या हुआ कि जो सतह पर जो द्रव था वो वाष्प बनकर वायु में मिश्रित हो गया। तो इस प्रोसेस को हमने कहा वाष्पन। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या लिखा है, उसके क्वथनांक के नीचे ही वाष्प में परिवर्तित हुए द्रव का प्रक्रम वाष्पन कहलाता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल भी है कि कैसे धूप में कपड़ा जल्दी सूख जाता है और बहुत गर्मियों में क्या होता है, नदी का पानी सूख जाता है, तालाब का पानी सूख जाता है, नहर का पानी सूख जाता है। तो ये आई थिंक आपको ये ओवरऑल समझ में आ गया। इसको और हम देखते हैं कि आखिर ये प्रोसेस कैसे हुआ। तो उसके लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे देखिए हमने पानी लिया है, ठीक है, ये पानी लिया है और ये पानी के क्या है, पार्टिकल्स हैं। पता है कि पदार्थ जो है वो कणों से मिलके बना होता है और हर कण में क्या होता है कि एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। जो हमने अभिलाक्षणिक गुण पढ़ा था, तो जो आखिरी अभिलाक्षणिक गुण था कि हर पदार्थ के कणों के बीच में आकर्षण बल कार्य करता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात करें वाष्पीकरण की, तो हर एक पदार्थ के अंदर आकर्षण बल कार्य करता है। तो ये देखिए, जो पदार्थ के कण सतह पे हैं उनके बीच क्या है, आकर्षण बल कम कार्य करता है। क्यों? क्योंकि क्या है, ये सतह पे है, ऊपर कोई आकर्षण बल कार्य नहीं कर रहा है और क्या है, यहाँ पे आकर्षण बल कार्य कर रहा है, यहाँ पे। तो क्या होता है कि इन पदार्थ कणों के बीच में आकर्षण बल कम कार्य करता है, गतिज ऊर्जा अधिक होती है। तो ये क्या हुआ कि इन पदार्थ के कणों में क्या हुआ, जो आकर्षण बल है वो अधिक कार्य कर रहा है, तो गतिज ऊर्जा क्या होगी, इनकी कम होगी। तो ये समझ में आया। यहाँ पे देखिए, इन पदार्थ के कणों में क्या है, आकर्षण बल अधिक कार्य कर रहा है, गतिज ऊर्जा कम होगी। तो ये तो नहीं निकल पाएंगे, लेकिन ये पदार्थ के कण क्या है, जो सतह पे हैं, क्योंकि जो एक पॉइंट कि जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया है वो सतही प्रक्रिया, सतह क्षेत्र पे होती है। तो यहाँ पे क्या है, इसके सरफेस पे क्या है, ये जो पदार्थ के कण हैं इनके बीच में जो आकर्षण बल है वो इन पदार्थ के कणों से कम कार्य करती है और गतिज ऊर्जा जो होती है इनकी अधिक होती है। तो क्या हुआ कि ये कणों के बीच में क्या हुआ, आकर्षण बल कम था और इनके बीच गतिज ऊर्जा अधिक थी। तो ये क्या होते हैं, दूसरे कणों के बीच के आकर्षण बल को तोड़ के फ्री होने के लिए, आजाद होने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। इसीलिए क्या होता है, ये वाष्पीकृत हो गया, फिर क्या हुआ, ये कण पहुंचे तो ये फिर वाष्पीकृत हो जाएंगे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको। यही हमने पिछले एग्जाम्पल में अभी देखा है कि कैसे जो है वो पदार्थ के कण, क्योंकि ये सतही प्रक्रिया है, तो पदार्थ के कण कैसे भागने के लिए आकर्षण बल को तोड़ के और उसके बाद वो स्वतंत्र हो जाते हैं। अब देखते हैं कि वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहला कारक जो है ये है सतह क्षेत्र में वृद्धि। यहाँ पे हमने दो एग्जाम्पल लिया है, एक ग्लास में पानी लिया है और एक थोड़े से बड़े से कटोरे में पानी लिया है। तो क्या होगा यहाँ पे कि हमें ये देखना है कि किसमें जो वाष्पीकरण है वो ज़्यादा तेज होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर हमने इन दोनों को कुछ दिन खुले में रख दिया तो जो इसका पानी है वो जल्दी रिड्यूस हो जाएगा इन कंपैरिजन टू ग्लास के।
क्यों? क्योंकि जो इसका सतह क्षेत्रफल है वो कम है और इसका जो सतही एरिया है वो सतह क्षेत्र जो है वो ज़्यादा है। तो क्या होगा, यहाँ पे जो पानी के जो पार्टिकल्स हैं ये ऊपर ज़्यादा होंगे और जो ऊपर होंगे पानी के पार्टिकल्स उनके क्या होगा, उनकी गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है वो कम होगा, तो वो जल्दी स्वतंत्र हो जाएंगे। इसीलिए, और यहाँ पे देखिए ज़्यादा जो वाटर पार्टिकल्स हैं वो सरफेस पे ज़्यादा वाटर पार्टिकल्स होंगे तो वो जल्दी फ्री हो जाएंगे, क्योंकि जितने भी सरफेस पे जो वाटर पार्टिकल्स होंगे उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है वो कम कार्य करेगा, क्योंकि सिर्फ नीचे ही कार्य कर रहा है। ठीक है, तो वो फ्री होने के लिए वो जल्दी फ्री हो जाएंगे। और यहाँ पे क्या है कि उतना ही पानी हमने इस ग्लास में भी लिया, लेकिन ये पार्टिकल्स क्या हैं कि इनके सतह पे जो वाटर पार्टिकल्स हैं वो कम हैं, तो थोड़े थोड़े वाटर पार्टिकल्स ही फ्री होंगे, तो इसीलिए इसको जो है इवेपोरेट होने में ज़्यादा टाइम लगेगा और ये इसका पानी जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है तापमान में वृद्धि। तो यहाँ पे जो वाटर पार्टिकल्स हैं कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा कि जो भी वाटर पार्टिकल्स हैं उनकी क्या है, गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, और जब गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, गतिज ऊर्जा इंक्रीज करेगी तो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा स्पीड से वो दूसरे कणों को छोड़ने के लिए और उनसे अलग होने के लिए, स्वतंत्र होने के लिए ज़्यादा तत्पर होंगे और वो स्पीड से बाहर निकल जाएंगे, वाष्पीकृत हो जाएंगे। तो इसीलिए जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तब भी जो इवेपोरेशन है वो फास्ट होगा। आर्द्रता में कमी मतलब ह्यूमिडिटी, मतलब कि कितनी जलवाष्प के कण आपके वायु में है उसको हम आर्द्रता कहते हैं। तो जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल लें कि जब बारिश का मौसम होता है तो क्या होता है कि आपके इन्वायरमेंट में जो वाटर पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो जब वाटर पार्टिकल्स ऑलरेडी आपके इन्वायरमेंट में ज़्यादा होंगे तो क्या होगा कि जैसे एक एग्जाम्पल लें कि अगर मान लीजिए कि आपका पेट आधा भरा हुआ है, ठीक है, तो आप खा सकते हैं, थोड़ा सा और खा सकते हैं, लेकिन अगर आपका पेट पूरा फुल भरा हुआ है तो आप कैसे खा पाएंगे, नहीं खा पाएंगे ना, तो वो वैसे ही खाना आपका वैसे ही रखा रहेगा। तो वैसे ही मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर जब इन्वायरमेंट में ऑलरेडी जलवाष्प है तो कैसे इवेपोरेशन होगा, और जलवाष्प निकलेगा, क्योंकि जब इवेपोरेशन होता है तो वाटर पार्टिकल्स निकलते हैं और जो वायु है वायु में वो मिक्स हो जाते हैं। लेकिन जब ऑलरेडी आपके वायु में वाटर पार्टिकल्स हैं तो कैसे निकलेंगे, नहीं निकलेंगे, तो इसीलिए इवेपोरेशन जो है वो डिक्रीज हो जाता है ह्यूमिडिटी के टाइम पे, बारिश के टाइम पे। आप देखते हैं कि क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है और इवेपोरेशन कम होता है। ठीक है, वायु की गति में वृद्धि। वायु की गति में वृद्धि का एग्जाम्पल है कि जैसे कपड़ा कैसे तेज़ हवा में सूख जाता है, कैसे सूख जाता है, क्योंकि अब जैसे मान लीजिए कि इवेपोरेशन हो रहा है, ओके, ठीक है, अब हवा आई तो ये क्या हो गया, ये इसको उड़ा ले गई, हाँ, तो यहाँ पे क्या हुआ, खाली हो गया एरिया, तो फिर से इवेपोरेशन होने लगेगा, क्योंकि फिर अगर हवा आई उड़ा ले गया, यहाँ पे खाली हुआ, इवेपोरेशन। तो इसीलिए जब वायु की गति बहुत तेज होती है तो वो क्या होता है कि जो वाटर पार्टिकल्स, जो वायु में जो वाटर पार्टिकल्स होते हैं वो उनको उड़ा ले जाता है, तो एक तरीके से कहेंगे कि स्पेस फ्री हो जाता है, तो इवेपोरेशन की प्रोसेस जल्दी हो जाती है। इसीलिए कि जब हम बाल को सुखाते हैं एयर ड्रायर से तो क्या होता है, आपका बाल जल्दी सूख जाता है, लेकिन अगर आप ऐसे नॉर्मली आप बाल सुखाएंगे तो उतनी जल्दी नहीं सूखेगा, क्योंकि वो क्या होता है, वाटर पार्टिकल्स को दूर भगाता है, जिससे कि एक तरीके से आपके बालों से इवेपोरेशन होता है और वायु में वो मिक्स होते जाते हैं, क्योंकि जो वायु में आपके आसपास जो वाटर पार्टिकल्स थे उसको उसने उड़ा दिया। ठीक है, तो ये चार जो हैं, सतह क्षेत्र में वृद्धि, तापमान में वृद्धि, आर्द्रता में कमी और वायु की गति में वृद्धि, ये चारों जो हैं, जो फैक्टर्स जो हैं इफेक्ट डालते हैं वाष्पीकरण को। एंड वन मोर थिंग, सरफेस एरिया इफेक्ट डाल रहा है और टेम्परेचर एंड विंड स्पीड एंड ह्यूमिडिटी, तो ये तीनों जो हैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं इवेपोरेशन के, बट ह्यूमिडिटी जो है ये होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है इवेपोरेशन के। ठीक है,
तो जो सरफेस एरिया है टेम्परेचर है, जब सरफेस एरिया बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ेगा और विंड स्पीड बढ़ेगी तो क्या होगा, आपका इवेपोरेशन भी फास्ट होगा। बट जब ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, मतलब कि जब आपका इन्वायरमेंट में जलवाष्प या वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे तो इवेपोरेशन क्या होगा, ये डिक्रीज होगा, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो ये आपको जो 4 फैक्टर्स जो इफेक्ट कर रहे हैं ये आपको समझ में आ गए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट था फिर वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे तालाब। तालाब के किनारे क्या होता है, तालाब में पानी है, ठीक है, उसके सरफेस पे मान लिया, ये बॉल लिया मैंने, बट ये मान लीजिए तालाब है। तालाब में जैसे पानी होता है तो क्या होता है कि अगर आप उसके आसपास जाते हैं तो आपको क्या होता है, फील होता है कि ठंडा ठंडा। क्यों फील होता है, कि जो उसके सरफेस पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इवेपोरेट होना उनको। तो इवेपोरेट होने के लिए क्या होता है, वो एनर्जी लेते हैं, तो अपनी गतिज ऊर्जा बढ़ाएंगे तभी तो वो आकर्षण बल को तोड़ेंगे और वो बाहर स्वतंत्र होंगे। तो उसके लिए क्या होता है, वो अपने आसपास से एनर्जी लेते हैं, जो अंदर उनके वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनसे एनर्जी लेंगे। तो क्या होगा, जब एनर्जी लेंगे तो जो अंदर पानी के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं और जो आसपास के एरिया में जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होगा, ठंडे होंगे, उनकी एनर्जी डिक्रीज होगी। तो क्या होगा, आसपास आपको ठंडक महसूस होगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि सरफेस वाष्पीकरण होना है तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स आपके सरफेस पे हैं उनको क्या करना है, अपनी एनर्जी इंक्रीज करनी है, तभी तो वो आकर्षण बल को तोड़ेंगे और वो बाहर निकलेंगे। एनर्जी इंक्रीज करने के लिए क्या है, वो अपनी एनर्जी आसपास से वो एनर्जी लेंगे, और जब आसपास से एनर्जी लेंगे तो आसपास की एनर्जी क्या होगी, घटेगी। अब अगर कोई मेरी एनर्जी लेगा तो क्या होगा, मेरी एनर्जी घट जाएगी ना, और जो लेगा उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी और वो फिर मूवमेंट करने के लिए फ्री हो जाएगा। तो वैसे ही वाटर मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ जाएगी और वो फ्री हो जाएंगे, वाष्पीकृत हो जाएंगे। लेकिन जो पानी है और जो उसके आसपास का सराउंडिंग है वो क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। इसीलिए तालाब के किनारे आपको थोड़ी ठंडक महसूस होती है, नदी के किनारे आपको ठंडक महसूस होती है, समुद्र के किनारे ठंडक महसूस होती है। और दूसरा, जैसे अगर हम बात करें घड़े का पानी, हाँ, जैसे ये घड़ा है तो घड़े में पानी, अगर हम प्लास्टिक का घड़ा लें या स्टील का घड़ा लें, तांबे का घड़ा लें, तो पानी उसका इतना ठंडा नहीं होता है। लेकिन अगर मिट्टी का घड़ा लें तो क्या होगा, मिट्टी के घड़े का पानी ठंडा होगा। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, छोटे छोटे मिट्टी के घड़े में पोर्स होते हैं। तो जो पानी है वो रिस्क के क्या होता है, पोर्स के पास आ जाता है। अब क्या होता है, जब वो सरफेस पे आ गया तो क्या है, उसको वाष्पीकरण होगा उस पानी का। तो जब वो पोर्स पे आया और जब उसको वाष्पीकरण करना है तो क्या होगा, एनर्जी लेगा। वाष्पीकरण कैसे होगा, जब उसकी एनर्जी बढ़ेगी तभी तो वो वाष्पीकृत होगा और वो आकर्षण बल से अपने अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उनके अंदर जो आकर्षण बल कार्य कर रहा है उससे उसको फ्री होना है, तभी तो वो बाहर निकलेगा। तो उसके लिए वो क्या करेगा, एनर्जी बढ़ाएगा। एनर्जी बढ़ाने के लिए क्या होगा, अपने आसपास से वो एनर्जी लेगा। जब वो इनसे एनर्जी ले लेगा और वो वाष्पीकृत होगा तो अंदर का पानी क्या होगा, ठंडा हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम उसकी बात करें कूलर की, कूलर में क्या होता है, ऐसे पानी गिर रहा होता है ना, तो उसकी सरफेस पे क्या होता है, पानी होता है। जब सरफेस पे पानी होता है तो पानी वाष्पीकृत होगा। जब वो सतह पे पहुंचा तो पानी को वाष्पीकृत होना, और जब वाष्पीकृत होना है तो उसको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। एनर्जी चाहिए तो वो क्या होगा, अंदर से यहां से वो एनर्जी लेगा। जब वो एनर्जी लेगा तो यहाँ पे क्या होगा, ठंडक होगा। जब ठंडक होगा तो जो पंखे से आपको हवा मिलेगी वो ठंडी मिलेगी। लेकिन यही कूलर, तो हम अभी तक पढ़ रहे हैं क्या कि कैसे शीतलता मिलती है, लेकिन जब यही कूलर, जब ह्यूमिडिटी होती है, बारिश के मौसम में क्या होता है, बारिश के मौसम में चिपचिपाहट होती है। क्योंकि बारिश के मौसम में ऑलरेडी जो आपका इन्वायरमेंट है उसमें इतनी ज़्यादा जलवाष्प होती है जिससे कि वही जब वाष्पीकरण रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि हमने पढ़ा था इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्योंकि बारिश में क्या होता है, आपके इन्वायरमेंट में पूरी जलवाष्प है, और जब यहाँ पे जो सतह पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनको जब वाष्पीकृत होना है तो वो क्या कर रहा है, एनर्जी ले रहा है। अंदर से एनर्जी तो मिल रहा है, लेकिन बाहर मैंने क्या बताया, जब आपका पेट भरा है तो आप कैसे खाओगे, और नहीं खा पाओगे ना। या आपका जब ग्लास फुल हो गया तो उसमें आप कैसे और पानी या दूध कैसे डालोगे। वैसे ही जब यहाँ पे ऑलरेडी इतनी जलवाष्प है तो वो कैसे इवेपोरेट होके बाहर निकलेगा। तो इसीलिए इवेपोरेशन कम हो जाता है और आपको अजीब सी चिपचिपाहट, और आपका जो कूलर जो होता है वो ठंडा नहीं करता है। ठीक है,
गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए? तो हमें पता है कि जो सूती कपड़ा होता है वो सूती कपड़ों में जल का अवशोषण अधिक होता है। तो क्या होता है, जैसे ही जल का अवशोषण हो गया तो सूती कपड़े के क्या हुआ, पानी क्या हुआ, आपके सरफेस पे आ गया। फिर उस पानी को इवेपोरेट होना है, और जब पानी को इवेपोरेट होना है तो उसको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी उसको कहाँ से मिलेगी, आपकी बॉडी से मिलेगी, आपकी बॉडी से वो एनर्जी लेगा। और जब आपकी बॉडी से उसको एनर्जी मिलेगा तो क्या होगा, आपकी बॉडी ठंडी महसूस करेगी। इसीलिए जब हम सूती कपड़े पहनते हैं और जब हम सिंथेटिक कपड़े पहनते हैं तो सूती कपड़ों में हमें ज़्यादा कंफर्टेबल होता है और गर्मी कम लगती है। देखिए, अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है। वाष्पीकृत क्यों होता है, क्योंकि वो हमारी बॉडी से एनर्जी लेता है, एनर्जी लेके वो वाष्पीकृत होता है क्योंकि उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, और इसीलिए हमारा शरीर ठंडा महसूस होता है। फिर हम बात करें, बर्फीले जल से भरे ग्लास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें नजर क्यों आती हैं? तो ये क्या है, ये जो ग्लास है, ये ग्लास का जो सरफेस है, जब हम इसमें ठंडा पानी लेंगे तो इसका सरफेस क्या होता है, ठंडा होता है, ठीक है। और हमको पता है कि हमारे इन्वायरमेंट में जलवाष्प है, तो एयर के फॉर्म में। तो जैसे ही वो उस ठंडी ग्लास की सरफेस पे टकराता है तो क्या होता है कि वो जो गैस है वो वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए कि हमें जब कोई ठंडी ग्लास या ठंडी बॉटल हम लेते हैं तो उसके आउटर सरफेस पे हमें वाटर मॉलिक्यूल्स दिखते हैं, पानी की बूंदें दिखती हैं। इसीलिए क्योंकि वायु में सदैव कुछ ना कुछ जलवाष्प उपस्थित रहती है, जिससे कि वो सरफेस पे जब टकराती है तो वो आपको बूंदों के रूप में दिखने लगती है। और अगर हम एग्जांपल देखें कि जैसे छत पे पानी डालते हैं तो क्या होता है, गर्मियों में हम सबके ज़्यादातर लोगों के घरों पे छत पे क्या करते हैं, लोग पानी डालते हैं। तो क्यों डालते हैं, सिंपल सी बात है कि ठंडक के लिए डालते हैं। तो क्या होता है, ठंडक कैसे मिलती है, आपका क्या है, छत है, छत पे आपने पानी डाला तो वो क्या है, सतह पे आपके पानी है, उसको क्या होना है, इवेपोरेट होना है। जब उसको इवेपोरेट होना है तो उसको एनर्जी चाहिए। जब उसको एनर्जी चाहिए तो एनर्जी कहाँ से लेगी, दिन भर की चिलचिलाती धूप आपकी छत को एकदम गर्म किया हुआ है, और वो क्या करती है, एकदम गर्मा गर्म छत होती है, और उस पर जब पानी पड़ता है तो आपको ऐसे, कई बार जब बहुत तेज छत गर्म होती है तो आप जब पानी डालते हैं तो आपको ऐसे धुएं की तरह हल्का हल्का धुआं जैसे दिखता है। तो वो क्या होता है, इवेपोरेशन हो रहा होता है पानी का। कैसे, उस पानी के जो ऊपर की लेयर थी उसने एनर्जी गेन किया नीचे के वाटर पार्टिकल से, नीचे आपकी छत से, और एनर्जी गेन करने के बाद जब उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ गई, बस वो आकर्षण बल से वो स्वतंत्र हो गया, आकर्षण बल को तोड़ दिया उसने जो दूसरे वाटर मॉलिक्यूल्स थे, और वो फ्री हो गया और वो वाष्पीकृत हो गया। ठीक है, यही सतही प्रक्रिया होने की वजह से ही क्या होता है कि जब अगर कप में दूध रखा और प्लेट में दूध रखा तो प्लेट में रखा दूध जल्दी ठंडा हो जाता है, कप में रखा दूध लेट में ठंडा होता है। क्यों, क्योंकि जो सतह होती है वो जब जितनी ज्यादा बड़ी सतह होगी वाष्पीकरण उतना अधिक होगा। तो आई थिंक आपको ये ओवरऑल सब समझ में आ गया है। तो हम एक बार बस एक समरी देख लेते हैं कि वाष्पीकरण क्या होता है। वाष्पीकरण में हमने देखा कि बिना क्वथनांक ताप पर पहुंचे ही जब जल वाष्प बन के उड़ जाता है तो उसको हम वाष्पन कहते हैं, उस प्रोसेस को हम वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक हमने देखे, यहाँ पे 4 कारक हैं। सतह क्षेत्र में वृद्धि करने पे, तापमान में वृद्धि, आर्द्रता में कमी और वायु की गति में। तो यहाँ पे क्या है, जब सतह क्षेत्र को बढ़ाया तो इवेपोरेशन, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ऐसे ही तापमान में वृद्धि किया तब भी इवेपोरेशन फास्ट हुआ। वायु की गति में वृद्धि किया, इवेपोरेशन फास्ट होगा। आर्द्रता में कमी, मतलब ह्यूमिडिटी जब बहुत ज़्यादा होगी तब इवेपोरेशन कम होगा। ठीक है, फिर हमने देखा वाष्पीकरण की शीतलता कैसे होती है, उसका हमने एक सिंपल सा, आप इतना समझिए कि जब भी बात आएगी वाष्पीकरण की तो जैसे पानी है, पानी आपका कोई भी अगर गीली चीज़ है या कहीं भी पानी गिरा हुआ है तो आपका वाष्पीकरण होगा, क्योंकि और उसके आसपास आपको शीतलता होगी। कैसे, क्योंकि वाष्पीकरण के लिए उसको क्या चाहिए, जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनको जो वाष्पीकरण होना है तो उनको एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी अपने नीचे के वाटर मॉलिक्यूल वो एनर्जी वो दूसरे वाटर मॉलिक्यूल्स से गेन करते हैं, जिसकी वजह से ताकि उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाए और वो फ्री हो जाए वाष्पन के लिए। तो इसीलिए जब वो दूसरे वाटर मॉलिक्यूल्स से एनर्जी लेंगे तो क्या होगी, उनकी एनर्जी डिक्रीज कर जाएगी, और जब एनर्जी डिक्रीज होगी तो वो क्या होंगे, आसपास आपको ठंडक महसूस होगी। इसीलिए वाष्पीकरण के कारण शीतलता होती है। जिसके एग्जाम्पल्स हमने देखे कि हमें सूती कपड़े क्यों पहनते हैं, सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए, और गर्मी में घड़े का पानी
क्यों ठंडा हो जाता है, कूलर हमें ठंडक क्यों देता है, और छत पे पानी क्यों डाला जाता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये ओवरऑल टॉपिक समझ में आ गया है, और अगर नहीं समझ में आया है तो हमारी वेबसाइट के डैशबोर्ड पे जाके कमेंट एंड फीडबैक सेक्शन में आप क्वेरी कर सकते हैं, वहां पे मैं आपको रिप्लाई दे दूंगी। तो मिलते हैं अगले टॉपिक पे। तो अगला टॉपिक होगा हमारा समरी सेशन, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ओवरऑल चैप्टर की कि हमने क्या सीखा। तो मिलते हैं आपसे समरी सेशन में। थैंक यू सो मच।